चलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही सुंदर चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती क्या है? देखो, हमारे देश में ही सब सामान नहीं बना करता और दूसरे दोस्तों के दूसरे जो नेशंस है वहां पे भी सारा सामान नहीं बना करता। तो कुछ सामान वो हमारे देश से ले लेते हैं और हम भी कुछ सामान उनके देशों से ले लेते हैं। और सामान जो है या फिर कोई सर्विसेज है वो फ्री में नहीं ली जाती एंड दी जाती, उसके अगेंस्ट में पैसे खर्चे जाते हैं। क्लियर है बात? उसके अगेंस्ट में क्या होता है? पैसे खर्चे जाते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो डॉलर्स में होता है। ठीक है, ठीक है, बस इतनी बातें समझनी थी आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके अंदर बेटा समझे कि एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया। कौन है? एक कंट्री का नाम है इंडिया और दूसरी कंट्री का नाम क्या है? अमेरिका। इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। दूसरा हमारे पास जो कंट्री को क्या बोला हमने? अमेरिका। दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। इन्होंने इनके यहां पे कुछ गुड्स भेजे जिनको हम कौन सी आइटम बोलते हैं? विजिबल आइटम्स या विजिबल गुड्स, क्योंकि दिखते हैं ना बेटा गुड्स, इसको बोलते हैं विजिबल आइटम्स। अच्छा, हम इनके यहाँ पे सर्विसेज भेज सकते हैं, ये भी हमारे यहाँ सर्विसेज भेज सकते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। सर्विसेज देख सकते हो बेटा। इसके अलावा बेटा आप मान लो रहते हैं इंडिया में, आपके मम्मी पापा रहते हैं अमेरिका में या वाइस वर्सा, तो आप कुछ पैसा या तो उनको भेजते हो या वो आपको भेजते हैं, या पापा मम्मी ने आपको पॉकेट मनी भेज दी। आप अमेरिका पढ़ने गए, आपको पापा मम्मी ने पॉकेट मनी भेज दी, तो वो आइटम आपकी कौन सी होती है बेटे? यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्योंकि बेटा ट्रांसफर है सिर्फ एक तरफा। यूनि मीन्स वन, एक तरफा ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे दूसरा बंदा कुछ नहीं दे रहा। मान लो पापा मम्मी ने पॉकेट मनी भेजी, तो आप रिटर्न में क्या दे रहे हो? भाई दुकान पे गए, पैसे दिए, किताब ले ली, ये होती है बाइलेटरल ट्रांजैक्शन। लेकिन ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? यूनिलेटरल है, एक तरफा ट्रांजैक्शन है, जैसे कि पॉकेट मनी। ठीक है जी, क्लियर है बात? और भी तरह के यूनिलेटरल ट्रांसफर देखे जा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी बांग्लादेश को कुछ कोविड वैक्सीन फ्री में दी। ठीक है, उनसे पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर रहेगा। तो दोस्तों ये हुई आपकी तीन आइटम। चौथी आइटम जो होती है उस आइटम पे फोकस करना पड़ेगा। देखो, इंडिया की कुछ एसेट्स अमेरिका में हो सकती हैं। इंडिया की कुछ एसेट्स अमेरिका में हो सकती हैं। वो एसेट्स अगर बेच दे इंडिया तो पैसे आ सकते हैं। अच्छा, वो एसेट्स और बना ले तो पैसे इंडिया से जा भी सकते हैं। ऐसी ट्रांसफर्स को क्या ट्रांसफर कहते हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स। कौन से ट्रांसफर्स? कैपिटल ट्रांसफर्स या कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटे, तो ये जो ट्रांजैक्शंस है ये कौन सी ट्रांजैक्शंस थी? तीनों। ये थी आपकी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, और ये थी आपकी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैपिटल ट्रांजैक्शन है। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए एक बात समझ लो। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज नहीं लाती। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं लाती, नो चेंज। मान लो हमारे यहाँ पे एक प्राणी बैठा है, वो प्राणी अमेरिका जाता है, वहां से कुछ लास वेगास घूमने गया, मियामी घूमने गया, दुनिया भर की जगहों पे घूमने गया, तो कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हुआ ना, पर खर्चा तो हुआ होगा ना, पैसे तो गए ना इंडिया से। सिमिलरली कोई अमेरिकन आता है इंडिया में, हेल्थ सर्विसेज लेता है हमारी, कुछ उसकी किडनी विडनी खराब हो गई हो, क्या है हमारे यहाँ पे किडनी विडनी ठीक करा ली अपनी उसने। क्लियर है बात? वो हमारे इंडिया में आके हेल्थ सर्विसेज देता है, कोई एसेट तो नहीं क्रिएट करके लेके गया। डायरेक्टली कोई एसेट क्रिएट हुआ नहीं। यानी अगर आपके ना तो एसेट में कोई चेंज है ना ही कोई लायबिलिटी में चेंज है, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो आपकी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन होंगी। और अगर एसेट और लायबिलिटी में चेंज आ जाए, कैसा कैसा चेंज? सबसे पहले अमेरिका वाले हमारे यहाँ पे आके एसेट खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं। क्लियर है बात?
तो वो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैपिटल ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली अमेरिका वालों ने हमें कुछ लोन दे दिया, हमारे को जरूरत थी, कोरोना टाइम पीरियड था, थोड़े पैसे की जरूरत थी, अमेरिका वालों ने कहा लो पैसे दो। अगर उन्होंने हमें लोन दे दिया तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। अच्छा, हमने अमेरिका में कोई एसेट खरीद लिया, मान लो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, व्हाइट हाउस उनका खरीद लिया हमने, हैं? तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट है। ऐसे ही सिमिलरली मान लो उन्होंने हमारे यहाँ खरीद लिया तो वो उनका एसेट है, और अगर हम एसेट बेच दें तो वो भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है। तो एसेट बढ़ रहा है, घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, घट रही है, देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शन जो कि इनकी होती हैं, वो सभी आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। इसके अलावा भी एक और ट्रांजैक्शन होती है हमारे देश में, हम क्या करते हैं? आरबीआई, बेसिकली हम नहीं करते हैं, आरबीआई करता है। आरबीआई हर एक करेंसी का एक स्टॉक बना के रखता है अपने पास। क्या बना के रखता है? एक स्टॉक बना के रखता है, एक रिजर्व बना के रखता है। क्लियर है बात? कम हर एक कंट्री का, मान लो अमेरिका के डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर, यूरोप की यूरो करेंसी, जितनी भी है आपकी, जापान की भी जो करेंसी है, सब करेंसी का एक रिजर्व बना के रखता है। तो वो भी आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैपिटल ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी। अगर आप करेंसी के रिजर्व्स बनाते हो तो वो भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन है। 100% क्लियर है? ठीक है जी। अब आपको चैप्टर के बारे में पता चल गया कि हमने हिसाब किताब बनाना है किसका? जो पैसा हमारे पास आया है और जो पैसा हमारे पास से गया है। अब आपको यह भी पता चल गया कि करंट अकाउंट की कौन सी आइटम्स होती हैं और कैपिटल अकाउंट की कौन सी आइटम होती है, और आपको यह भी पता चल गया है कि 4 तरह की ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आती हैं वो कौन कौन सी होती है, वो पता लग गया बेटे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है ना, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में, वो आता है सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो पहली बात तो वो कौन से अकाउंट में हो रही है? करंट अकाउंट में हो रही है। कौन से अकाउंट में हो रही है? करंट अकाउंट में हो रही है या फिर कैपिटल अकाउंट में हो रही है? तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कौन से अकाउंट में होगी। मान लो एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड है तो कैपिटल अकाउंट में होगी, ठीक है बेटे। और एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है तो किस पे होगी? करंट अकाउंट में होंगी। क्लियर है बात? क्लियर है? 100%। तो दोस्तों कौन सी आइटम करंट अकाउंट के अंदर आएगी एंड कौन सी आइटम कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे इस पे बेस्ड 1 मार्कर बहुत सारे आते हैं। उसके बाद इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर की डेफिनेशन, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। उससे पहले जितने 1 मार्कर है और कॉन्सेप्ट है वो कवर अप करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सभी लोग समझ चुके हैं, जैसे कि जो पैसा हमारे पास आता है और जो पैसा हमारे यहाँ से जाता है उनका हिसाब किताब, स्टेटमेंट शोइंग द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर फॉर अ कंट्री एंड बाय द, मतलब जो भी हमारा कॉन्टेक्ट है विद द रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज या अब्रॉड, ठीक है ना। तो दूसरे देश के लोगों के साथ हमारे देश के लोगों का जो भी हिसाब किताब है, जो भी स्टेटमेंट है, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन है। उससे पहले लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि करंट अकाउंट में कौन सी आइटम आती है और कैपिटल अकाउंट में कौन सी आती है। तो यानी अगर आपने गुड्स में ट्रेड किया है तो वो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन है, आपने सर्विसेज में ट्रेड किया है तो वो भी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन है, आपने यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किए तो वो भी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। बट आपने अपना एसेट बेच दिया या उन्होंने आपके यहाँ पे एसेट खरीद लिया, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। आपने अपनी लायबिलिटी कम कर ली, मान लो मैंने तुझसे उधार ले रखी है, अमेरिका में रहता है और मैंने तेरे को पेमेंट कर दी तो मेरी लायबिलिटी खत्म, वो भी आपकी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। और मान लो कि मैंने तुझको पैसा उधार दे दिया तो मेरी लायबिलिटी तेरे लिए लायबिलिटी बढ़ गई तो वो भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और मेरे लिए वो एसेट बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये होती है करंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। इस कॉन्सेप्ट में वो दिक्कत है, करंट में क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा। सीधी सी बात, एसेट लायबिलिटी वाला कैपिटल और बिना एसेट लायबिलिटी के करंट। अब बेटा ये ना अकाउंट्स की तरह है, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो कि कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे यहां से गया है। तो बेटा अकाउंट के अंदर ना 2 आइटम होती है, एक होती है डेबिट
एक होती है क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन सी आइटम आएगी और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम आएगी। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन सी एंट्री आएगी और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री आएगी। अब ये क्वेश्चन आता है बेटे, अब कैसे करेंगे बताओ। इसके लिए ना रूल याद कर लो, जब भी पैसा आएगा, तो पैसा किस में आएगा, सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ, पैसा किस में आएगा। ऐसा आएगा डॉलर्स में, पैसा किस में आएगा और पैसा जाएगा डॉलर्स में। डॉलर हमारी करेंसी है, वो किसी और की करेंसी है। जब भी हमारे पास डॉलर्स आएंगे यानी कि पैसा आएगा, उसको अकाउंट की किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। जो अकाउंट्स यहाँ पे नहीं, मतलब अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, बेटा बात को समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हेड एंड टेल्स होता है ना कॉइंस में, ठीक है, उसका कोई एक्चुअल मीनिंग तो नहीं होता ना कुछ। ऐसे ही सिमिलरली एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है अकाउंट्स के अंदर। बस आपको ये पता लगाना है कि भाई मैं इस चीज को डेबिट वाली साइड पे लिखूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूं कि राइट हैंड साइड पे लिखूं। तो पैसा आने पे आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। जब भी पैसा आ रहा होगा आपके पास, डॉलर्स आ रहे होंगे, तो आपने कौन सी साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे। और डॉलर्स के जाने पे, पैसा जाने पर कौन सी साइड पे लिखना है, डेबिट। पैसा जाने पर लिखना है डेबिट साइड पर। क्लियर है बात। आ रहा है तो क्रेडिट साइड, जा रहा है तो डेबिट साइड। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर एक बात बताओ, मेरे से मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं फिर आंसर सॉल्व करते हैं। मान लो गुड्स सोल्ड टू अमेरिका, इससे पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा क्रेडिट। तो ये कहां आएगी आइटम, क्रेडिट। क्रेडिट साइड ऑफ कौन सा अकाउंट, करंट। करंट अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अमेरिका, पैसा आया कि गया, गया डेबिट। और गया तो डेबिट, गया तो फिर क्या होगा, डेबिट डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बेटा ये गुड्स ही हैं, बताया गुड्स की ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आती है, करंट में। किस में आती है, करंट में। एसेट लायबिलिटी बढ़ रहा है क्या, गुड्स आने जाने पे एसेट लायबिलिटी बढ़ रहा है, बस तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। कम्युनिकेशन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, क्वेश्चन में आ सकता है। उनसे रिसीव हुई है तो फ्री में दी हुई, उन्होंने पैसे लिए होंगे, पैसा हमारा जा रहा है, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट सेम आ जाएगा। बेटा क्लियर हो रहा है। इसके बाद यहां पे आ गया हमारे पास तीसरा, चौथे नंबर पे आ गया, सॉरी, कंसल्टेंसीज services provided by an Indian to American. क्या होगा बताओ, नॉर्मल सर्विसेज है लेकिन अपने को पैसा मिलेगा, पैसा आने पे आएगा क्रेडिट साइड ऑफ
देखो बेटा आगे, लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दो, पैसा आ रहा है, हाँ पैसा आ रहा है, हाँ। हमने तो लिखा है पैसा आने पे क्रेडिट कर दो, लिखा था कि नहीं लिखा था? ये कैपिटल अकाउंट का हुआ। क्रेडिट क्रेडिट साइड पर आएगा ना पैसा आने पर, हाँ। ये देखो, तो बस इसको लिख दो, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल कौन सा अकाउंट है? देखो बेटा लायबिलिटी है, लोन लिया है लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी वो कोई भी चीज होती है जिसको फ्यूचर में रिटर्न करना है, रिटर्न करना पड़ेगा ना, लोन लिया है तो। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, बहुत ही शानदार। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर कि भैया एडवांसेस रेंडर टू अमेरिकन्स, हमने एडवांस दिया है और दिया है उनको एडवांसेस, मान लो लोन दिया, एडवांसेस लोन को आपने लोन दिया है ना, तो पैसा आपका तो चला गया ना, डेबिट। तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर क्लियर क्लियर, सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्लियर है बेटे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटे, अगला देखो, लोन रीपेड, लोन लिया तो रीपेड भी कर दिया या रिडीम कर दिया, ठीक है जी। लोन रीपेड, पैसा जा रहा है ना, क्रेडिट डेबिट, ठीक है जी। एसेट्स परचेज्ड इन जापान, पैसा जा रहा है, डेबिट। खरीदा तो पैसा जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? इसके बाद एसेट्स सोल्ड या शेयर सोल्ड इन अफगानिस्तान, पैसा आएगा, पैसा आता है कौन सी साइड पे आता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात बेटा? अगर ये समझ में आ गया तो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पेपर में। रिजर्व ट्रांजैक्शन से आ जाए कि आरबीआई ने अपने रिजर्व्स को कम कर लिया है, मार्केट में पैसा छोड़ दिया है, रिजर्व कम कर लिया ना, टोटल डॉलर कम हो जाएगा ना, तो वो भी आपका डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे डेबिट और क्रेडिट में। अब इसके बाद बेटा देखो, जो एक्सचेंज रेट होता है हमारा, वो डिपेंड करता है हाउ मच वी आर डिमांडिंग ऑफ डॉलर्स एंड हाउ मच वी आर सप्लाइंग डॉलर्स, इसी पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर है बात? अब उसमें एक और चीज जो बड़ी आती है, यहाँ पे अब जो हम समझने वाले हैं, दो तरह की आइटम होती है, ऑटोनॉमस आइटम्स एकोमोडेटिंग आइटम्स। और अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। अभी हम जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं कि बजट में दो आइटम, बजट कह रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो आइटम होती है, ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो बेटे, आप नॉर्मल कोर्स में, जो भी आपका नॉर्मल कोर्स है, साल चल रहा है, आप कुछ सामान बाहर के देशों से लोगे और कुछ सामान अपने देश से बाहर के देशों में दोगे, कुछ वहां से ले आओगे, कुछ अपना ले जाओगे, ठीक है। कुछ पैसा जो अपना सामान लेके जाओगे उसके बदले पैसा लाओगे, और जो सामान लेने जाओगे तो पैसा लेके जाओगे,
ठीक है जी। ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते हो सभी ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाएंगी? करंट वाली और कैपिटल वाली। भाई करंट और कैपिटल दोनों हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई आप अपना पैसा लेके जा रहे हो क्या खरीदने के लिए? हो सकता है वहां लैंड खरीदने के लिए ले जा रहे हो, कैपिटल की। हो सकता है वहां पे कोई सर्विसेज देने जा रहे हो, करंट की आइटम्स। यानी पूरे साल में जितनी भी आइटम होती है। अब इसके बाद हो सकता है कि इंडिया ने अमेरिका के देने हैं 3000 करोड़। मान लो इंडिया ने देने हैं कितने? 3000 करोड़ रुपए, और अमेरिका ने इंडिया के देने हैं 8000 करोड़ रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि 3000 हमने उनके देने हैं, 8000 उन्होंने हमारे देने हैं। तो अब उन्होंने हमारे 5000 देने, नेट इफेक्ट। नेट में उन्होंने हमारे कितने देने बेटे? 5000 करोड़। भाई कितने देने हैं? 5000 करोड़। 5000 करोड़। ये बात से सब कनेक्ट कर पा रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपीस भाई साहब उन्होंने हमारे देने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 5000 करोड़ रुपए कैसे देंगे? उनके पास तीन ऑप्शन है। या तो भाई हमको अमेरिका में एसेट दे दो, हमको अमेरिका में क्या दे दो? एसेट दे दो, या इंडिया में अपने एसेट सेल कर दो, पहला। दूसरा ऑप्शन उनके पास यह है कि या तो हमसे उधारी ले लो, या कोई उधारी हमने आपसे ले रखी है तो उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। भाई पैसे आपने देने, काट लो, तो लायबिलिटी राइट ऑफ कर लो। तीसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है? आप या तो हमारे जो इंडियन रुपीस आपने अपने रिजर्व में रख रखे हैं वो हमको दे दो, या फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ा दो, यानी डॉलर हमको दे दो। कैश में दोगे तो हमारे डॉलर्स बढ़ जाएंगे, हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा, या फिर हमारे रुपीज ही हमको वापसी कर दो, अपना रिजर्व कम कर लो। क्लियर बात? तो ये तीन ही ऑप्शन कर सकते हैं ना वो। या तो हमको पेमेंट कैश में कर देंगे, कैश में अगर पेमेंट कर दी तो मेरे डॉलर मेरे पास आ जाएंगे, या फिर जो मेरे रुपए वहां पे पड़े हुए हैं वो मेरे पास वापिस आ जाएंगे। क्लियर बात? या उनके डॉलर मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरी कौन से रिजर्व बढ़ेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। या फिर मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, या उनकी लायबिलिटी हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगी, या फिर मेरे एसेट जो उनके यहाँ पे हैं, मतलब उनके एसेट जो इंडिया में है वो कम हो जाएंगे, या हमारे एसेट वहां बढ़ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तीनों भी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट की है, करंट या कैपिटल? यानी एकोमोडेटिंग मतलब जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, एकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो किन अकाउंट की ट्रांजैक्शन से कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। उसमें दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं, करंट एंड कैपिटल। इसमें सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है। क्या मैंने ऑटोनॉमस आइटम्स करते हुए क्या कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ ध्यान दिया था? नहीं, ये तो सबसे अंत में आएगा। जब हम ये सारी ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे तब आएगी ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई सारी ट्रांजैक्शन कर ली तभी तो 5000 करोड़ आंसर आया। तो यानी ऑटोनॉमस आइटम के डिपेंडेंट होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, तो आंसर है नॉट डिपेंडेंट। भाई इनकी वजह से ही तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। जो भी बैलेंस होता है, पॉजिटिव, डेफिसिट, सरप्लस, जो भी होता है, तो क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं? वो डिपेंडेंट नहीं होती, ये दीज आर नॉट डिपेंडेंट। और जबकि इसकी ट्रांजैक्शन क्यों करी? क्योंकि बैलेंस शीट हमारे को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में 5000 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तभी तो एंट्री करी ना आपने। तो यानी ये डिपेंडेंट है, ये क्या है? डिपेंडेंट है। बताओ कोई डाउट इसमें? नहीं है। अगला देखो जरा, एक बात बताओ, पहले कौन सी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, ये वाली कि ये वाली? ऑटोनॉमस। ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होगी होगी। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा सरप्लस बचा हुआ है तो चल यार अमेरिका में एसेट खरीद लेते हैं, तब आपने एकोमोडेटिंग आइटम करी होगी। तो पहले कौन सी करी है? यानी ये अबव द लाइन आइटम्स होंगी।
और ये बिलो द लाइन। अगर एक बार बताओ ना, ऊपर सारी ऑटोनॉमस लिख दूं और उसके बाद एक लाइन खींच के नीचे एकोमोडेटिंग लिख दूं, तो अबव द लाइन कौन सी होती है? ऑटोनॉमस अकाउंट के अंदर। और सबसे नीचे नीचे कौन सी होंगी? ऑब्वियसली एकोमोडेटिंग होंगी। क्लियर है बात? एक पॉइंट इसका डिफरेंस का लिख देंगे। तो गाइस ये हो गया चैप्टर का ओवरव्यू। और मैं कहूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया 1 मार्कर्स में, एंड ये वाला 3 मार्कर 4 मार्कर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बात? इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर को डिटेल के अंदर, जो कि फटाफट होने लग जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो उसका आंसर होता है इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी हमारे देश के लोग, एंड रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर के देशों के लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह लो, फॉरेन कंट्रीज कह लो, अब्रॉड कह लो, जो भी कहना कह लो, उनके लोग, हमारे लोग, उनके बीच का लेन देन। क्लियर बात? अभी पहले भी समझाई थी मैंने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बीओपी क्या है? सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between resident and rest of the world. between residents and rest of the world। और कितने सालों के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। अगले साल नई स्टेटमेंट बनेगी। During given period of time नहीं होगा? तो बेटा वो 1 ही साल होता है। ठीक है जी। क्लियर है बात बेटे? 100% निपटा दो इसको, लिख लो, याद कर लो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है बेटे? इसका होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैंने आपको बताया बीओपी में 4 तरह की ट्रांजैक्शन होती है। कौन कौन सी थी बेटा? एक तो थी विजिबल आइटम, यानी कि गुड्स में टेंजिबल आइटम जो होती हैं, जैसे कि फोन, लैपटॉप्स। एक होती है इनविजिबल आइटम, जैसे कि सर्विसेज। एक होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और एक होती है कैपिटल ट्रांजैक्शंस, एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड। सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सा होता है? विजिबल आइटम्स वाला। बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सा होगा? द ट्रेड ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड ऑफ टेंजिबल आइटम्स या ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स, कुछ भी कह लो। अरे यार क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर बात बेटे? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर जो भी हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 आइटम आती है और उसकी एक आइटम किसके अंदर आती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन होगा, सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस उसके अंदर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आता है, इसमें ओनली गुड्स की ट्रांजैक्शन आती है। क्लियर है बात? दूसरे नंबर की जो इसके अंदर डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटे? अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो और फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो? इज इट पॉसिबल? तो आंसर होगा यस। ये भी हो सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो सकता है। मे भी हो सकता है हम सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर हमारे पास ज्यादा आते हो, देते कम हो। ठीक है ना? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कर सकते हैं आप उसको, अगर इसी समझ में आ गया तो। क्लियर है बात? तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बीओपी, और बीओटी क्या है? एक नैरो। अच्छा, बीओपी में 2 तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, कैपिटल और करंट।
और इसमें सिर्फ करंट की टेंजिबल आइटम्स रिकॉर्ड होती है, कैपिटल वाली तो इसमें रिकॉर्ड होती नहीं। तो 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, बहुत ही कम आता है। आ गया तो बहुत ही इजी है लिखने के लिए। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट इसमें होगा। कोई डाउट है इसमें बेटे? अब इसके बाद आपका हमने आपको करंट अकाउंट समझा दिया, कैपिटल अकाउंट समझा दिया, एंड उसके बाद बेटे यहाँ पे हमने आपको ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स और उनका डिफरेंस समझा दिया है, और ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। इस चैप्टर में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब दोस्तों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम होता है तो उससे क्या होगा, हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होती जाएगी, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम उतना ही कर रहे हैं, इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। जब इंडिया में बना रहे हो तो इंपोर्ट क्यों करोगे और एक्सपोर्ट और ज्यादा करोगे। ठीक है भाई, तो ये बीओपी की पोजीशन को इंप्रूव करेगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर हम पल्सेस को इंपोर्ट करते हैं तो बीओपी की पोजीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि पल्सेस हम इंडिया में खुद ही उगाते हैं, यूजुअली हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, और अगर अब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब ही होने वाली है। क्लियर बात? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ मशीन्स अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं करंट अकाउंट में तो क्या ये गलत बात है, ट्रू या फॉल्स? तो हम कहेंगे ये गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप इंपोर्ट ऑफ मशीन्स को इंपोर्ट ऑफ गुड्स मानते हो। बेटा एक क्वेश्चन में आपको ना डाउट रहेगा कि भैया यार वो कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो तो एसेट होता है। बेटा यहाँ ये मशीन बहुत ही छोटी सी बात है, लाखों ट्रैक्टर, लाखों गाड़ियां, लाखों मशीनें हर रोज इधर से उधर हो रही हैं। वो एक नॉर्मल, आप नॉर्मल गुड की तरह माने मशीन्स को, आप क्या माने, एक नॉर्मल गुड की तरह माने, क्योंकि कंपनीज के लिए गुड है, व्हीकल क्या है, गुड है, और हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। तो एक ब्रॉडर आप सोच रखेंगे, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो एट अ लार्जर लेवल, तो आपको समझ में आएगा। तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हमारा करंट अकाउंट में ही आएगा एज अ गुड। क्लियर बात? इसके बाद दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड टू रिलेटिव अब्रॉड, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहां पे आएगा? करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। क्यों? क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ठीक है भाई गाइस, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये सारी चीजें आ चुकी होंगी। तो अब एक लास्ट में जाते जाते एक हॉट्स का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, क्या है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। क्या? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। बहुत ही कम पेपरों में देखा जाता है क्वेश्चन, बट फिर भी स्कूल के जो पेपर्स हैं उसमें आपको मिलेगा, स्पेशली हमारे दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल के पेपर्स हैं वहां पे काफी देखा जाता है क्वेश्चन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। अच्छा, बोर्ड के पेपरों में नहीं, बहुत ही रेयरेस्ट होता है, रेयरेस्ट इवेंट में क्वेश्चन आता है, एक फिर भी हम इसको कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम आता है, बट फिर भी करना तो हमको सब कुछ है। ठीक है, तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन रेफर टू ट्रांजैक्शन बाय द सेंट्रल बैंक, यानी हमारा आरबीआई ये ट्रांजैक्शन करता है। मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, आरबीआई के पास ही रिजर्व्स होते हैं, किसके? डॉलर के। एंड फिर मैंने चैप्टर के बीच में एक बार ये भी बात करी थी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप संभाल के रखते हो विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, उसको मेंटेन करके नहीं गिरे, आरबीआई कुछ ट्रांजैक्शन करता है, वो होती है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस दैट कॉज चेंजेस इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये वो ट्रांजैक्शन है जो किसमें चेंजेस लाते हैं? चेंज इन रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, कैपिटल ट्रांजैक्शन जब सिखा रहा था मैं, तीसरी आइटम यही लिख रहा था ना, रिजर्व्स वाली, तो वही है। वो भी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी फिर? ओआरटी, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। Such transaction take place when a country withdraws from its stock of foreign exchange reserve to finance deficit. अब अगर अमेरिका हमारे 5,000 करोड़ देने थे ना उसने, अगर वो अपने रिजर्व में से हमारे रुपए निकाल के हमको देता तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती? ओआरटी, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। सिमिलरली अगर हमारा डेफिसिट होता और हम उसको निकाल के देते अपने रिजर्व में से डॉलर, तो वो हमारे लिए क्या होती? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन।
ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कंट्री विद सरप्लस इन इट्स ओवरऑल बीओपी लीड्स टू राइज इन फॉरेन एक्सचेंज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो हमको डॉलर देता अगर उसका डेफिसिट था, या तो वो हमारे रुपए वापसी कर देता, या फिर हमको वो डॉलर देता। डॉलर देता तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बढ़ जाते। ठीक है गाइस, तो ये होती है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी ऑटोनॉमस होगी क्या एकोमोडेटिंग होगी? नो, इट्स एन एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यार अभी तो सारे एग्जांपल मैंने एकोमोडेशन की देते 5000 करोड़ के। कौन सी आइटम है ये? एकोमोडेटिंग आइटम। क्लियर है बात?